आगे बढ़ें। चलिएगा, ये एक चाइल्ड क्लास बना दी गई है और एक पेरेंट क्लास बना दी गई है, ठीक है। ये लीजिए। अब जब हम बात कर रहे थे इंटरफेस, मैंने कभी आपको कराया भी था, याद होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी आपको कराया था। उसके अंदर एक शब्द आ गया था जब कभी भी उसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड के ऊपर हम काम करते थे, तो ओवरराइड एट एनोटेशन, जिसको हम कहते हैं एनोटेशन, ओवरराइड करके आ गया था। तो वही ओवरराइड आज हम सीख रहे हैं, वही ओवरराइड आज हम सीख रहे हैं। ओवरराइड में एक ही बात होती है, देखिएगा, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, चाइल्ड पेरेंट को एक्सटेंड करती है, तो वट एवर इज़ देयर टू द पेरेंट क्लास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल टू चाइल्ड क्लास। ये वाली बात सबको पता थी, ठीक है। लिख देते हैं क्योंकि इसी के अंदर थोड़े से पॉइंट आगे बढ़ाए जाएंगे, तभी तो कॉन्सेप्ट आएगा ओवर राइडिंग का। ठीक, क्या था ओवर राइडिंग में, यहाँ लिखवा दे रहे हैं। क्या था हमारी पहली बात थी, वट एवर ये पता है ना, और फिर इफ, ये अलग से है बात, यही बताएगी आपको ओवरराइडिंग के बारे में। इफ द चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाइड विथ मेथड या मेथड्स, भाई एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना, ठीक। उनके इम्प्लीमेंटेशन से चाइल्ड क्लास सेटिस्फाई नहीं है। चाइल्ड क्लास चाहती है भैया हमने अपनी तरफ से कुछ और इसके अंदर ऐड कर देना था, तब मेरा भी काम चल जाता। देन चाइल्ड क्लास इज allowed to redefine the पेरेंट क्लास मेथड। कहाँ पर, इन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास अपने आप में, ठीक है, ठीक है। और अपने अंदर तो करेगा ही करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन एंड implementation also will be, रैप नहीं कर रखा क्या, also will be, एक मिनट यार, implementation also will be its own way, अपने तरीके से वो implementation करेगा। This process is called overriding। overriding, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, overriding। यहाँ तक किसी को कोई इशू, जो भी हमारा पेरेंट के पास था वो चाइल्ड को ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, बट चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के इम्प्लीमेंटेड मेथड से या उसकी इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में चाइल्ड क्लास अपनी ही क्लास के अंदर अपने हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन देगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ और नहीं बल्कि ओवरराइडिंग कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू, द पेरेंट क्लास method which is overridden is called, पेरेंट क्लास का जो मेथड है जिसके ऊपर काम किया गया है वही क्या कहलाएगा, ओवररिडन मेथड। ठीक, द child class method which is overriding
is called overriding method. तो दो बातें आई यहाँ पर, एक ओवररिडन और एक ओवरराइडिंग। ओवररिडन और एक ओवरराइडिंग। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, ठीक। इन ओवरराइडिंग वहाँ भी लिखवाया था शायद मैंने, ये उसमें जोड़ लेना। इन ओवरराइडिंग मेथड रिजोल्यूशन इज ऑलवेज takes care by JVM based on runtime object. Hence, overriding is also called or considered as runtime polymorphism or डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये सब बातें बार बार हम दोहरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ ओवरराइडिंग मेथड रिजोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक मेथड डिस्पैच। लास्ट में जो मेथड डिस्पैच होगा वही जो रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा, तो तभी उसने कहा है उसको क्या, डायनेमिक मेथड डिस्पैच। लास्ट में जो मेथड डिसाइड किया जाएगा रन टाइम पे, जो डिसाइड किया जाएगा या लेट बाइंडिंग के टाइम पे जो डिसाइड किया जाएगा वही डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है। जो मेथड रिजोल्यूशन होगा इसका किसके बेस पे होगा, राइट साइड में जो होगा आपके रन की रन टाइम ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, रन टाइम ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक। हमेशा ओवरराइडिंग में मेन रोल जो प्ले करेगा वो करेगा कौन, ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ राइट हैंड, नहीं राइट हैंड साइड पे तो लिटरल्स भी हो सकते हैं ना, अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो ऑब्जेक्ट बोल दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इन ओवरराइडिंग रन टाइम ऑब्जेक्ट will play the role and reference type is only a dummy। अब वहाँ अगर बात करें तो वहाँ पर reference type will play but object type is only a dummy। वहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप का कहाँ काम होता है, वहाँ तो हमेशा रेफरेंस के ऊपर हम काम करते हैं। मान लो एनिमल वाला रेफरेंस उसके अंदर पास करा तो वही वाला आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट उसके अंदर चाइल्ड वाला पड़ा हो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन यहाँ जब हम ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, रेफरेंस कुछ भी पड़ा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ किससे, ऑब्जेक्ट जो है राइट साइड में जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स पर फ़र्क पड़ता है कि क्या आपका किस तरह का मेथड मैं कॉल करने वाला हूँ। यहाँ तक किसी को कोई इशू, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कुछ रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स फॉर ओवरराइडिंग, ठीक। ये पैरामीटर बोलते हैं वैसे तो इसको। पैरामीटर्स मस्ट बी सेम, दैट इज, ये मेथड सिग्नेचर बता दिया था ना, मेथड सिग्नेचर मस्ट बी सेम। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई इशू? पूछो भाई अगर है तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बोलिएगा, कोई इशू नहीं है? अभी मैं पूछूंगा तो इशू आ जाएंगे। हाँ अभी रिटर्न टाइप की बात में मैंने लिखवाई नहीं ना, रूल नंबर 1 ही लिखवाया है, लिखवाऊंगा उसको भी, टेंशन मत लो। बोलिएगा, चलें आगे बढ़ें? हाँ जी आगे बढ़ जाएं। अंकित आगे बढ़ जाएं,
चलिए, रिटर्न टाइप जो आपका सेम हुआ करता था जावा के पुराने वर्जन्स में, जब कभी भी जावा 4 चलती थी। जब जावा 5 आ गई तो जावा 5 से हम जो है रिटर्न टाइप को भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के रिटर्न टाइप जो है आपके अलग अलग होने लग रहे हैं। ठीक, जावा 4 तक आपके जो रिटर्न टाइप थे वो सेम हुआ करते थे। अभी तक आपके जो है सिग्नेचर की बात हुई थी, रिटर्न टाइप की कोई बात नहीं थी। जावा के ओल्डर वर्जन की अगर बात करें, अगर किसी को चेक करना है तो जावा के सारे वर्जन आपको उसी की साइट पे मिल जाएंगे। ओल्डर वर्जन एक बार इंस्टॉल करके देखना, वहाँ पर रिटर्न टाइप डिफरेंट करके देखना, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। लेकिन उसी के ऊपर वाला कोई वर्जन ले लेना, जावा 6 या 7 कोई से भी ले लेना, वहाँ आप करोगे तो रिटर्न टाइप आपकी डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, अब आप नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं जाने, मैं जो बता रहा हूँ मैं तो सिर्फ जितना जान रहा हूँ वही बताऊँगा ना, और मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। ऐसे नहीं केवल नहीं नहीं कहूँगा और केवल हाँ नहीं कहूँगा, मैं उसको प्रूफ भी करके दिखाऊँगा। ठीक, चलिएगा। इन ओल्डर वर्जन ऑफ जावा, लाइक जावा 4 की बात करें अगर हम, देन रिटर्न टाइप्स मस्ट बी सेम, बट फ्रॉम जावा 5, जब जावा का 1.5 वर्जन आ गया था, फ्रॉम जावा 5 वर्जन ऑनवर्ड क्या हुआ, कोवेरिएंट अलग अलग आपके रिटर्न टाइप होने लगे। कोवेरिएंट मतलब समझ में आ रहा है ना, अलग अलग। अलग अलग आपके रिटर्न टाइप होने लगे। इसमें भी एक नियम है, जब कराऊंगा तब आपको ये वाली चीज़ भी बताऊंगा कि कब कौन सा रिटर्न टाइप आप कोवेरिएंट के केस में जोड़ सकते हो। इसमें भी उन्होंने कुछ पेयर्स बना के दिए हैं। ठीक है, चलेगा। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड क्लास मेथड, रिटर्न टाइप नीड नॉट बी सेम एज पेरेंट क्लास। लो, ठीक है, इस बात को दोबारा लिखवा दिया गया है क्योंकि जावा 5 के बाद आप आज की डेट में कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हो, 18 19 कर रहे होंगे ना आप। कौन सा इसका अब तो मेरे ख्याल से लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 21 21 पे आप काम कर रहे हो, कितना 23 पे काम कर रहे हो। हाँ, 23 पे काम। लेकिन देखो, जब कभी भी कोई लेटेस्ट वर्जन आए और जिस पे आप काम कर रहे हो, नेट पे से थोड़ा सा ये देख लिया करो इंटरव्यूअर के सामने बैठने से पहले कि 23 वर्जन में कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई, तो आपके पास एक पॉइंट रहेगा कि हाँ जी इसके अंदर ये आ गई। जैसे कि जावा 7 के बाद एक बड़ा सा चेंज आ गया था, तो इंटरव्यूअर यही क्वेश्चन पूछा करते थे कि जावा 7 और जावा 9 में, या जावा 7 या जावा 8 में क्या फ़र्क पाया आपने बड़ा। तो वही इंटरफेस के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंटेड मेथड डाल दिए, फिर उसके बाद जावा 9 में और फैसिलिटी दे दी कि भैया आप डिफ़ॉल्ट वाले भी डाल लो। तो ये बड़ा फ़र्क आया था। तो ऐसे 2-4 पॉइंट आप अपने पास रखोगे हैंडी करके कि जो जैसे आप 23 वाला कर रहे हो, तो आप देखोगे कि प्रीवियस वर्जन से कुछ आया नया, कुछ अगर थोड़ा भयंकर सा कुछ आ गया है तो नोट कर लो, नहीं एज़ यूजुअल है तो उसे नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो आगे इसका कुछ एक कोड सा करा दे पहले। देखिएगा, ये मेरी पेरेंट क्लास है। इस पेरेंट क्लास के अंदर हम कुछ मेथड बना ले रहे हैं। वाइड रख देते हैं। प्रॉपर्टी नाम से मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक, और प्रॉपर्टी में मैंने डाल दिया कुछ कैश वगैरह डाल दो, जो मर्जी आपका मन करे। क्या हुआ, नहीं चल रहा क्या? हाँ, कुछ कैश डाल दो, क्योंकि ऐसे वाले एग्जांपल जल्दी समझ में आते हैं। कुछ लैंड डाल दो, कुछ गोल्ड डाल दो, ठीक। प्रॉपर्टी नाम का मेथड पेरेंट क्लास का मेथड है। और डाल दो कुछ एक और मेथड बना दो, पब्लिक वाइड मैरी नाम का एक मेथड बना लो, जिसके अंदर
पेरेंट चाहता है कि मेरे चाइल्ड की जो शादी हो वो लक्ष्मी तारा नाम की लड़की से हो, ऐसा उसने डिसाइड किया। ठीक है, परंतु अब चाइल्ड क्लास पे आ जाते हैं। ठीक, चाइल्ड क्लास ने क्या करा, एक्सटेंड कर लिया पेरेंट को। चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट क्लास को। तो चाइल्ड क्लास के पास अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं, चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, वैसे ऑब्जेक्ट वाला काम तो सिर्फ इतना सा ही है, वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं है, वो तो अपने अपनी सुविधा के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया कि बार बार ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ इतना सा ही है। ठीक, उसे ऑब्जेक्ट का पार्ट मत मानना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने वेरिएबल में होल्ड करा लिया, वो भी रेफरेंस टाइप के वेरिएबल में। CHLD डॉट क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी। देखो आ गया अपने आप इसके पास प्रॉपर्टी, और इसने जैसे ही प्रॉपर्टी यूज़ किया तो प्रॉपर्टी देखा उसने, अरे वाह कैश लैंड गोल्ड सब कुछ आ गया। फिर देखा उसने मेरे पिता से उसको क्या मतलब पेरेंट से उसको क्या मिला, मैरी भी मिला। उसने देखा देखें क्या है, अरे ये तो लक्ष्मी तारा नाम की लड़की मेरे को फालतू में थोप दी है। इससे वो सेटिस्फाई नहीं है। चाइल्ड क्लास इस मेथड से सेटिस्फाई नहीं है, इस वाले से तो सेटिस्फाई है, हाँ ये वाला हम प्रॉपर ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वाले मेथड से वो सेटिस्फाई नहीं है। तो चाइल्ड क्लास को क्या करना है भाई, चाइल्ड क्लास अपना इम्प्लीमेंटेशन देगा। किसको, पब्लिक वाइड क्या नाम है, मैरी, और इसके अंदर अपने हिसाब से कुछ नाम लिख देगा, कुछ भी। ठीक है भाई, उसे तो यही यूज़ करना है। अब उसे लक्ष्मी तारा नहीं चाहिए। रन किया तो देखो क्या मिला, ओवरराइड कर दिया। क्यों, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के इस मेथड से सेटिस्फाई नहीं थी, उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे दी। यहाँ तक किसी को कोई इशू। तो डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन भी आपकी यही कहती है क्या, कि इफ चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाइड विद पेरेंट क्लास मेथड इम्प्लीमेंटेशन, देन चाइल्ड क्लास is allowed to redefine that parent class method in child class itself, child class के अंदर ही, and implementation also will be its own way, उसका implementation भी अपने तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको वो वाली implementation थोप दी जाए। ठीक है, this process is nothing but overriding concept। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है? किसी को किसी भी तरह का इशू हो तो पूछ सकते हो भाई, आ रहा है? किसी और क्लास में या इसी क्लास में जब कभी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और चाइल्ड क्लास जब कभी भी उसको यूज़ करेगी तो आप देखिएगा किस तरह से पाओगे। आप देखिएगा, ये देखिए, ये मैं एक और क्लास बना ले रहा हूँ, क्लास टेस्ट, और इसके अंदर ऐसे बना लिया एक मेन नाम का मेथड बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक, मेन मेथड में कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यही एक चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बनाया तो है ही, कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक, एक पेरेंट क्लास का बनाते हैं, पेरेंट PRT इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, इस तरह से बनाया। और एक और बना लेते हैं जिसके अंदर बनाते हैं पेरेंट PRT1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट क्लास का रेफरेंस तो चाइल्ड क्लास को होल्ड कर सकता है ना, ये वाली बात मालूम है ना, चाइल्ड क्लास। ठीक, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस अंकित पेरेंट क्लास को होल्ड कर सकता है, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पेरेंट क्लास को होल्ड कर सकता है। अच्छा, कब से करने लगा? यस क्यों कहा? नो कहा है आपने, वेरी गुड। अगर नो कहा है तो अच्छी बात है, मुझे लगा यस कर दिया आपने तो फालतू में। चलेगा, अब हमने देखिएगा, पहले तो इसी से करके देख लेते हैं। CHL डॉट प्रॉपर्टी तो वो वैसा का वैसे ही मिल जाएगा, CHL डॉट मैरी जो चाइल्ड ने इम्प्लीमेंटेशन दिया, यानी कि मेथड रिजोल्यूशन होता है किस पे, इस पर, इसके ऊपर। रन टाइम ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, और चाइल्ड के अंदर मैरी नाम की डेफिनेशन क्या दे रखी है, ये। तो यहाँ केस में हमारी क्या चल जाएगी भैया, देखिएगा, प्रिया। ये हटा दूँ ये प्रॉपर्टी वाला, क्योंकि तो सब केस में एक जैसा ही रहेगा, ये वाला हटा देते हैं, सब केस में एक जैसा ही रहेगा। ठीक, तो ये क्या आया, प्रिया। अब क्यों आ रहा है भाई साहब,
चलिएगा। क्यों भाई, टेस्ट तो है। कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास पॉलीमॉर्फिज्म टेस्ट डॉट, क्यों नहीं भाई, मेन क्लास है ना। ओके ओके, यहाँ पर भी एक मेन डाल तो रखा है यार, है तो ऐसे कैसे हो सकता है फिर। ये क्यों हो रहा है भाई, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। इसको अलग क्लास में रख देंगे तो चलेगा। अच्छा अलग क्लास में रख दें, ये तो चल गया। चलो मैं इसको उठा के किसी और क्लास में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना सही तो पीस रखना है उठा के, पीस ऑफ कोड ये है हमारा, बाकी तो क्लास ऐसे ही रह जाएगी। कंट्रोल एक्स, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। सेव किया, एक टेस्ट नाम की क्लास अलग से बना लो, ये लो जी, ठीक। और मेन मेथड हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमने वो कॉपी कर ही रखा है, ठीक है। चलिएगा, और इसको रन कर ले रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। कंट्रोल एक्स, अरे एरर से आ रही कहीं पे, क्यों नहीं सेव हो रहा है। जबकि पॉलीमॉर्फिज्म तो है, फिर डिलीट करके बनाएं। सारा कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स, और ये सब हटा देते हैं। कहाँ है डिलीट भाई, ये रहा। ठीक, ABC रख देते हैं भाई, अगर टेस्ट इसको दिक्कत हो रही है तो। हो सकता है टेस्ट बनी भी हो पहले कहीं, ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, अब चलाएं। प्रिया में भी शायद वो टेस्ट कहीं से और से उठा रहा है कहीं से। ओहो, हमने बना भी रखी होगी ना कहीं, ये देखो यार, हाँ ऑलरेडी हमने पहले से इस पे काम कर रखे हैं। कोई बात नहीं, ABC से चल गया ना। तो ABC में आपने देखिएगा जिस तरह का रन टाइम ऑब्जेक्ट था उसी हिसाब से क्लास का रिजोल्यूशन हो गया। देखिएगा चाइल्ड क्लास पे जाएगा और ये वाले मेथड को कॉल कर दिया। लेकिन जैसे अब मैं ये वाले के साथ कर रहा हूँ, PRT डॉट मैरी, ठीक। अब रन करके देखते हैं तो इधर आ गया क्या, लक्ष्मी तारा। रन टाइम ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, पेरेंट वाला है। अब इसमें करते हैं, चलाते हैं इसको, PRT वन डॉट मैरी, इसको चलाते हैं। चलाया तो आया कैसा, प्रिया। क्यों, क्योंकि रन टाइम ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, मेथड रिजोल्यूशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। तो ये रन टाइम ऑब्जेक्ट पे ध्यान देगा। डमी, ये सिर्फ डमी है, इधर वाली चीज़ सिर्फ डमी है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहते हो कहते नहीं हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे कि मेथड रिजोल्यूशन कौन से वाले मैरी मेथड को कॉल करने वाला है, इट विल ऑलवेज टेक रिजोल्यूशन बाय रन टाइम ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई इशू, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। तो ये वाली बात समझ में आई कि किस तरह से ये चल रहा है, कैसे मेथड का रिजोल्यूशन हो रहा है, और किस तरह से आपका रेफरेंस टाइप डमी है। क्यों सुजल, आ रहा है समझ में? अंकित कुछ नहीं समझ में आ रहा? अच्छा वाह, वेरी गुड। अरे मतलब एडवांस में बोल दे रहे हैं, पूछ लीजिए। नहीं ये तो अच्छी बात है यार। वो उसका पूरा बताऊंगा प्रोसेस यार, पूरा ऐसे नहीं, हवा में थोड़ी बताई जाएगी चीज़ें यार, तरीके से बताई जाएगी। चलिए, ये आपकी चाइल्ड क्लास आ गई, और
चाइल्ड क्लास के अंदर मैं एक मेथड रखने वाला हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड वन रख दो, पब्लिक वाइड ना रख के कुछ ऐसा रखते हैं जो दोनों जगह कॉमन हो जाए। ऑब्जेक्ट मेथड वन, ये आ गया आपका चाइल्ड क्लास में, ठीक, या इसमें स्ट्रिंग रख देते हैं। ये कारण भी बताऊंगा क्यों रख रहे हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। रिटर्न XYZ कुछ भी कर दो यार, ठीक। और यही पेरेंट क्लास पे अगर जाते हैं हम, ऐसा ही वहाँ रखा हुआ था, पब्लिक ऑब्जेक्ट मेथड वन, ऐसे ही तो स्पेलिंग थी ना, ये ONE लिखा था वहाँ पर, नहीं वो तो ठीक है, ये तो जानबूझ के चेंज किया मैंने, हाँ मेथड वन था, ठीक है, ठीक। रिटर्न, और यहाँ भी न्यू ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा रिटर्न कराते हैं जो दोनों ही एक जैसी चीज़ कर रहे हों। ये भी आपको मालूम है नल रिटर्न कर सकता है, और ये भी आपको मालूम है नल रिटर्न कर सकता है ना। ये दोनों नल रिटर्न कर सकते हैं, ठीक। रिटर्न टाइप देखो इसकी यहाँ पर क्या आ गई, ऑब्जेक्ट, और इधर रिटर्न टाइप क्या आ गई, स्ट्रिंग। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं रिटर्न टाइप की, कि रिटर्न टाइप को वेरिएंट हो सकते हैं, देखो हो भी गए आपके सामने कि एक जगह ऑब्जेक्ट रख दिया और एक जगह स्ट्रिंग कर दिया, लेकिन वाइस वर्सा नहीं कर सकते, वाइस वर्सा नहीं कर सकते। यहाँ से हटा दें अगर स्ट्रिंग और यहाँ रख दें ऑब्जेक्ट, ठीक, सेव करा, अभी तो चली जाएगा एक जैसा है, और वहाँ रख दें क्या, स्ट्रिंग, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसे में आपको एरर आ जाएगी। क्यों? रिटर्न टाइप में भी इन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया कि पेरेंट क्लास में रिटर्न टाइप पेरेंट वाली रहेगी और चाइल्ड क्लास में रिटर्न टाइप चाइल्ड वाली रहेगी। ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग की बात करें तो पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टाइप की रिटर्न टाइप रहनी चाहिए थी पेरेंट वाले में, और स्ट्रिंग टाइप की रिटर्न टाइप रहनी चाहिए थी चाइल्ड वाले में। तो ऐसे वाला तो अलाउ है, अदरवाइज ये अलाउ नहीं है। को वेरिएंट अगर बात करोगे रिटर्न टाइप की, या तो सेम रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग रखना चाह रहे हो तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के अंदर जो रिटर्न टाइप दी है उस रिटर्न टाइप की चाइल्ड रिटर्न टाइप डालनी पड़ेगी। या तो सेम रखो, सेम में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप अलग अलग रखना चाहते हो तो हाँ, ऐसा कभी नहीं रख सकते कि पेरेंट क्लास में चाइल्ड वाली रिटर्न टाइप रख दी और चाइल्ड वाले में पेरेंट वाली रख दी, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसका एक छोटा सा बना देते हैं डायग्राम ताकि आपको समझ में आ जाए। ये समझ में आया है आपको, या वैसे हाँ कर रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? प्रांजल, रंजीत नहीं दिख रहे आज, कल का भय तो नहीं लगा उसको? भाई देखो बात सीधी सी है, वो मेरी ड्यूटी है, आपको भय लगे या मैं ख़राब लगूं, भाई मैं ड्यूटी तो करूंगा ही ना, वो मेरी ड्यूटी है। अभी इस क्लास के बाद फिर दोबारा वही बोलेंगे हम। चलिएगा, पेरेंट मेथड की रिटर्न टाइप, और इधर लिख देते हैं चाइल्ड मेथड की रिटर्न टाइप, चाइल्ड मेथड की रिटर्न टाइप। अब लिख दो क्या क्या रिटर्न टाइप है। कोई दिक्कत नहीं है, दिख तो रहा है ना। चलिए, वैसे इसको माइनस कर दें थोड़ा सा। ओहो, थोड़ा सा करने के चक्कर में पूरा हो गया, ऐसे सही है, ठीक है। लिखते हैं भाई,
मान लो रिटर्न टाइप अगर पेरेंट क्लास में दे रखी है हमने ऑब्जेक्ट, तो चाइल्ड क्लास में क्या होगी, ऑब्जेक्ट की कोई भी रहेगी, मतलब स्ट्रिंग रह जाए, नंबर रह जाए, जो कि ऑब्जेक्ट की पेरेंट ना रहे। ठीक है, मान लो पेरेंट क्लास में हमने दे रखी है क्या, नंबर, तो चाइल्ड क्लास में क्या रह जाएगी, नंबर क्लास का कुछ भी जो चाइल्ड क्लास रही होगी, नंबर क्लास के फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है ना, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है, इंटीजर है, ये रह जाएगी। ठीक, अब मान लो पेरेंट क्लास में रख दे रहे हैं हम स्ट्रिंग, तो चाइल्ड क्लास में रख देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है, नो। अब आते हैं, ये तो बात हमने कर ली किस चीज़ के लिए, नॉन प्रिमिटिव टाइप के। सारे देखो अभी तक जितने भी बात करी है मैंने नॉन प्रिमिटिव की करी है। अब एक आध बात कर लेते हैं प्रिमिटिव की। मान लो यहाँ रख दी हमने डबल और यहाँ रख दे रहे हैं हम इंट। तो अब आप देखिएगा कौन कौन से केस एप्लीकेबल हैं और कौन कौन से केस एप्लीकेबल नहीं हैं, वो सब यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा ये वाला केस पॉसिबल है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला केस भी आपका पॉसिबल है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये वाला केस आपका नॉट पॉसिबल, ये वाला केस आपका नॉट पॉसिबल, और ये वाला केस भी आपका नॉट पॉसिबल। अगर हम रिटर्न टाइप की बात कर रहे हैं तो वो चलेगी केवल और केवल, ये वाला नियम चलेगा केवल और केवल किन के लिए, नॉन प्रिमिटिव के लिए। ये वाला नियम कभी भी प्रिमिटिव के लिए लागू करके मत देख लेना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको यहाँ फंसा सकता है। इसीलिए मैंने सोचा, एक मिनट वहाँ पेस्ट मार देते हैं इसको पहले, मैंने सोचा ये भी आपको, हाँ बोलो बोलो। अरे नोटपैड पे बना रहे हैं हम, वर्ड पे नहीं बना रहे, वर्ड क्यों खोला था हमने फिर, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कुछ भी न्यूमेरिक डिजिट रख सकते हो, क्योंकि नंबर जो है पेरेंट क्लास है और उसके अंदर की चाइल्ड क्लास। जब मैंने 53 कीवर्ड्स कराए होंगे तब जरूर कराया होगा ये वाली बात, डेटा टाइप्स करा रहा था ना, तो उसमें मैंने बना के दिखाया होगा, 3 कैटेगरी में उसे पहले बांट दिया होगा, याद आ रहा है, सब भूल गए। और नंबर के अंदर स्पेसिफिकली ये सारे डाले होंगे, इंट, फ्लोट वाले, फ्लोटिंग पॉइंट और न्यूमेरिक इंटीग्रल पॉइंट, 2 पॉइंट बांटे होंगे उसके अंदर। इंटीग्रल पॉइंट के अंदर सारे वो डाले होंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, और नहीं डबल थोड़ी जाएगा इंटीग्रल में, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट और बाइट। और इधर फ्लोटिंग पॉइंट में मैंने फ्लोट और डबल डाला होगा। 8 तरीके के थे ये, इनका भी एक डायग्राम बना के बताया होगा मैंने, ऐसा नहीं है कि ऐसे अब मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने ये नंबर वाला शब्द इस्तेमाल किया था। अभी दिखाया तो ये यहाँ अगर मैं मान लो पेरेंट क्लास की रिटर्न टाइप यहाँ नंबर रख दे रहा हूँ, ठीक, और फिर वहाँ पर मुझे रखनी होगी क्या, नंबर वाले की चाइल्ड। प्रिमिटिव नहीं लोगे यहाँ पर, सारी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, नॉन प्रिमिटिव की बात हो रही है। ठीक है, कोवेरिएंट रिटर्न कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टाइप। ये प्रिमिटिव के लिए नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ चलो आपके लिए, कहाँ गया मेरा वो, वर्ड पे लिखते हैं अब तो यार, वर्ड ये, ठीक। ये तो क्लास हैं, इन्हें किसने मना करा, पेरेंट है लिस्ट और चाइल्ड है लिस्ट, तो ये तो क्लास और इंटरफेस होगा। नॉन प्रिमिटिव और सॉरी प्रिमिटिव कहाँ है, हम करंट मान, हाँ हाँ, क्यों नहीं लेगा, पेरेंट है ना, ठीक। चले आगे बढ़े, कंट्रोल Z, भाई लिखना तो हम यहाँ चाह रहे हैं। हाँ बताइए नीलेश। बोल रहा है, देख दिखा दीजिए, चलिएगा। गोल गोल मत बहकाना सूरज, सही से बताना, सुजल सुजल। हाँ तुम्हारे भरोसे लैपटॉप खरीदेंगे अब ये।
ये बात समझ में आ गया? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप concept is applicable only for object type, not for primitive type. रितेश यार तुम देख लो जल्दी से, हो गया? ठीक, प्राइवेट मेथड्स आर नॉट विजिबल इन चाइल्ड क्लास. अगर मान लो पेरेंट क्लास में कोई सा भी मेथड ऐसा होता जो प्राइवेट होता, तो प्राइवेट होते ही उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या हो जाती? सिर्फ उसी क्लास के अंदर अंदर. तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या नहीं होता? विजिबल नहीं होता. तो हेंस आप लिख सकते हो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट मेथड्स. ठीक है? बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट we can declare the same हाँ बोलो, रिकॉर्डिंग ऑन तो है. सेम पेरेंट क्लास in child class also, but it is valid but ध्यान नहीं लगाना. also it is valid but it is not overriding. जैसे कि कहाँ गई कोडिंग? ये रही. जैसे कि आप देखिएगा, ये पेरेंट क्लास है. पेरेंट क्लास के अंदर हमने बना दिया प्राइवेट वॉइड एक्स वाई जेड. ठीक, या एक्स वाई जेड रहने दें, जेनविन सा नाम अच्छा से रखते हैं. शो डिस्प्ले. ठीक, यही डिस्प्ले नाम का मेथड हम चाइल्ड क्लास में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. ये लीजिएगा, और यहाँ पर हम इसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन दे दें. ऐसा वैलिड तो है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग नहीं कहलाएगा. उसका प्राइवेट उसके लिए है, इसका प्राइवेट इसके लिए है. आप इसको ओवरराइडिंग समझने की भूल ना कर लेना. चाहे आप इसको पब्लिक कर लोगे, पब्लिक भी कर लोगे, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो इसका वो वाले प्राइवेट उससे मतलब नहीं है. नाम चाहे एक जैसा हो, लेकिन उसका स्कोप तो क्लास के अंदर अंदर तक है. बाहर अगर जाता है उसका स्कोप, तब हम उसको ओवरराइडिंग में कंसीडर करते. तो इसीलिए कहा गया है कि प्राइवेट मेथड्स के लिए ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलिएगा, एक और बात लिखवा दूँ. कहाँ गया नोट्स? ये रहा. फाइनल पेरेंट क्लास, फाइनल अब जो लिखवा रहा हूँ मैं फाइनल के लिए लिखवा रहा हूँ. पेरेंट क्लास नॉन फाइनल मेथड्स we can override as final in child class. We can override native method in child class. नेटिव वाला आप मत करना, नेटिव वाले के लिए वो डेवलपर वाला है. पेरेंट क्लास का जो नॉन फाइनल मेथड है वो चाइल्ड क्लास के अंदर हम ओवरराइड कर सकते हो. ठीक है? और कैसे कर सकते हो? फाइनल क्लास के जैसे. लेकिन पेरेंट क्लास के फाइनल मेथड को चाइल्ड क्लास में आप ओवरराइड नहीं कर सकते. देखिएगा कैसे. अरे यार, ये पेरेंट क्लास आ गई आपकी, ये चाइल्ड क्लास आ गई. एक पेरेंट क्लास में मेथड बना लेते हैं शेप नाम का. पब्लिक फाइनल वाइड शेप नाम का एक मेथड बना दिया जी. कुछ भी प्रिंट कराना आपकी मर्जी. ठीक, कंट्रोल सी कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में आ रहे हैं, और यहाँ चाइल्ड क्लास में हम इसको क्या कर दे रहे हैं? ओवरराइड कर दे रहे हैं शेप क्लास के नाम के मेथड को.
तो ये आपका ओवरराइड नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास ने डिसाइड कर दिया है फाइनल, तो डिसाइड कर दिया है, अब उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। मान लो उसने वहाँ पे लक्ष्मी तारा लिख दिया और फाइनल कीवर्ड लिख दिया होता, तब चाइल्ड क्लास चाह कर भी उसका चेंज नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कर सकती है चाइल्ड क्लास इसने फाइनल यहाँ पे नहीं रख रखा, तो सॉरी मैरी वाले को ही करते हैं, ये सब हटा देते हैं, मैरी वाला है ये रहा। यहाँ इसने नॉन फाइनल करा जी, नहीं जी लक्ष्मी तारा नाम है, और चाइल्ड क्लास को समझ में नहीं आ रहा, नहीं जी लक्ष्मी तारा नहीं, हम तो कुछ और रखेंगे, ये हटा दे रहा हूँ ये वाला, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं जी हम तो कुछ और रखेंगे। तो जो रख दिया चाइल्ड क्लास ने, चाइल्ड क्लास को पूरा राइट है कि अब उसको वो फाइनल कर ले, ताकि कोई दूसरा बदल ना दे। ठीक, वो उसे फाइनल भी रख सकता है, नॉन फाइनल भी रख सकता है, लेकिन पेरेंट क्लास के फाइनल मेथड को नहीं चेंज कर सकता। यहाँ तक किसी को कोई इशू? करंट मार रहा है भैया, अरे भैया आ रहा है समझ में, क्लियर है? अब आवाज़ देखो थोड़ी थोड़ी कभी कभी ऐसी आया करे ना, समझ जाना करंट लग चुका है। तो फाइनल वाली बात समझ में आ गई। अब आपसे इंटरव्यूअर ये फाइनल कीवर्ड के बारे में जब कभी भी कुछ पूछेगा, तो आपके पास आज की डेट में फाइनल के लिए दो बातें हैं। क्लास के बारे में फाइनल नहीं बताया ना, चलो हाथ के हाथ, यहाँ वैसे ओवरराइडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, फाइनल कीवर्ड की बात आई है तो इसलिए बता रहा हूँ, इसका ओवरराइडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ फाइनल कीवर्ड की बात आई है इसलिए बता रहा हूँ। देखिएगा, ये अभी तो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट ने देख लिया आपने कि अगर किसी मेथड के आगे फाइनल लग गया, उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं किसी क्लास से पहले लिख दूँ, फाइनल कीवर्ड किसी क्लास से पहले लिख दूँ, तो उस क्लास को आगे कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती, वो उस क्लास को आगे कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती। अब आपके पास फाइनल के लिए तीन बातें रह गई, यहाँ से हटा दे रहा हूँ इसको फाइनल को, ये सिर्फ दिखाने के लिए करा था। अब आपके पास फाइनल के लिए तीन बातें रह गई, ठीक है। जैसे एक और जो है बहुत पहले बताई थी, फिर दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ, फाइनल इंट x = 10, ठीक, और फिर से कर रहे हैं x = 15, ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल के लिए आपके पास तीन बातें हो गई। फाइनल अगर वेरिएबल के साथ लग जाए तो वी कैन नॉट रीअसाइन दैट वेरिएबल। फाइनल अगर क्लास के साथ लग जाए देन वी कैन नॉट एक्सटेंड दैट क्लास। फाइनल अगर मेथड के साथ लग जाए देन वी कैन नॉट ओवरराइड दैट मेथड। तीनों बातें समझ में आ रही हैं? फाइनल का भी कॉन्सेप्ट खत्म। जब कभी आपसे फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज्ड के बारे में पूछे तो फाइनल के लिए तो बोल ही दोगे, फाइनल इज अ कीवर्ड, इफ वी ट्राई टू यूज फाइनल कीवर्ड विद क्लास देन वी कैन नॉट एक्सटेंड दैट क्लास फर्दरमोर। If we are trying to use final keyword with a method, then we cannot override that method furthermore. If we are trying to use final keyword with a variable, then we cannot reassign that variable. तीनों बातें समझ में आई? अब फाइनली और फाइनलाइज ये दो बातें हैं, ये तो कराई जाएंगी जब कराई जाएंगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? और आगे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। एक चीज़ और यहाँ करा देते हैं। सोचो अगर मेरी पेरेंट क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट है और चाइल्ड क्लास उसको क्या करना चाहती है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। चाइल्ड क्लास उसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिएगा, मैं पेरेंट क्लास को कर दे रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट, और पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट ना करके किसी मेथड को, हाँ करना तो पड़ेगा मेथड, हाँ कंट्रोल वाई, किसी एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ मेथड का नाम बताओ अच्छा सा, प्रिंट, वाइट प्रिंट। ठीक, ये बन गया। अब चाइल्ड क्लास ने क्या करा? एक्सटेंड कर लिया उसके किसको? पेरेंट मेथड को। तो ये ऑब्वियसली क्या देगा? ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। और जब ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड किया गया तो वो खुद बता रहा है क्या कर दिया हमने उसको, यानी कि पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है? ओवरराइड भी कर सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी करेगी। ओवरराइड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन पेरेंट क्लास के किसी मेथड को जो कि क्या रहा होगा? नॉन एब्स्ट्रैक्ट, उसे कर दे ये एब्स्ट्रैक्ट।
जैसे कि ये वाला मेथड मेरा क्या रहता, नॉन एब्स्ट्रैक्ट और इसे कर दे नॉन एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ आके कह दे नहीं जी हम इसको क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उसके एब्स्ट्रैक्ट को नॉन एब्स्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, परंतु उसके नॉन एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका भी एक डायग्राम बनवा दूंगा ताकि आसानी रहे पढ़ने में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा आते हैं सीधे डायग्राम पे वापस। ये तो जब एब्स्ट्रैक्ट कराया था तभी बताया था, आज इतने दिन बाद कैसे याद आया? भूल गए? वीडियो देखना शुरू करो, अब इंटरव्यू देने का माहौल आने वाला है। अच्छा ये तो रिटर्न टाइप पूरा ही हटाना पड़ेगा यार। देखिएगा, अगर ये मेरा पेरेंट क्लास है, ये मेरी, अच्छा ब्लैक नहीं है, ये मेरी पेरेंट क्लास है और ये मेरी चाइल्ड क्लास है। तो उस केस में अगर मैंने यहाँ पेरेंट क्लास में कोई अगर मेरा फाइनल रहा होगा तो हम इस फाइनल को चाइल्ड क्लास में नॉन फाइनल कर सकते हैं, या नॉन फाइनल को फाइनल कर सकते हैं। ठीक, एक और कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, चलेगा? एब्स्ट्रैक्ट वाला भी लिख देते हैं। उसको एब्स्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पहले हटा देते हैं इसको। हाँ, जो पेरेंट क्लास में अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा हो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई वहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा हो तो उसको हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे कहाँ से सीख के आ रहे हो भाई? अभी अभी तो बता रहा हूँ सारी बातें, फिर दोबारा गड़बड़ कर रहे हो। देखो फाइनल को क्या कर सकते हैं हम, सॉरी नॉन फाइनल को क्या कर सकते हैं हम, फाइनल, और एब्स्ट्रैक्ट को हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ये दोनों तो सही हैं, परंतु जो हमारा अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए ये गलत है, और इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहाँ बन रहे हैं आपके नोट्स? ये रहे। ठीक है, ये आपका बन गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अंकित, प्रांजल, रितेश, समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना समझ में? अब आते हैं इनकी एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। अगर क्या हुआ, एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करते हैं, अगर जैसे मेथड
ये किसने कहा? उसने तो पैरामीटर करता है मैटर। हाँ नहीं, इसमें नहीं करता। दोबारा बोलना। हाँ सेम नहीं होना चाहिए, यही तो वहाँ पे बात है, डिफरेंट होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए। लेकिन जब ओवर राइडिंग की बात करोगे तो आप उसके पैरामीटर तक को नहीं छेड़ोगे, एज इट इज़ रखोगे, फिर वो ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट थोड़ी कहलाएगा। कहाँ छेड़ा? एक भी नहीं छेड़ा अभी तक। रिटर्न टाइप और एक्सेसिबिलिटी की बात हुई है, एक भी तो पैरामीटर मैंने छेड़ा ही नहीं। रिटर्न टाइप तो अलग चीज़ हो गई, पैरामीटर उसके अंदर जो पैरामीटर डालेंगे, ठीक। वहाँ रिटर्न टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ मैटर करता है। बताया तो आपको मैटर कर रहा है यहाँ पर, वहाँ मैटर नहीं कर रहा है तभी तो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ इतने सारे, क्यों बताऊँगा भाई? मैटर कर रहा है तभी तो किसका किसके साथ अलाउ है, किसका किसके साथ अलाउ नहीं है, तभी तो ये सारा बता रहा हूँ। वरना मैं कह देता कि भैया वो मैटर ही नहीं करता, मैं कराता ही नहीं आगे कुछ। करता है नहीं यार, अब तो जो लेटेस्ट वर्जन के अंदर तो फिर वो काम वैसा होने लगा ना कि आप कोवेरिएंट रख सकते हो। आज जो 21 जावा 21 या 23 पे काम कर रहे हो उसमें कोवेरिएंट रख सकते हो। ये कभी बहुत पुराने वर्जन की बात कर रहे हैं, अगर हम जावा 1 2 3 4 तक की बात करें तो वहाँ स्ट्रिक्टली रिटर्न टाइप उन्होंने प्रीमिटिव डेटा टाइप के लिए कहा होगा। मैंने अभी साफ साफ कह दिया ये वाला कॉन्सेप्ट प्रीमिटिव के लिए अलाउ नहीं है, मैं नॉन प्रीमिटिव की बात कर रहा हूँ। सर ने जरूर इंट के साथ करा होगा, डबल के साथ करा होगा, फ्लोट के साथ करा होगा, स्ट्रिंग के साथ करवाना सर से, ठीक है चलिएगा। अगर पेरेंट क्लास में उसकी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक है और चाइल्ड क्लास में भी उसी मेथड की एक्सेसिबिलिटी हम क्या कर रहे हैं पब्लिक, तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को पब्लिक रहने दो। लेकिन अगर पेरेंट क्लास में हमारी एक्सेसिबिलिटी प्रोटेक्टेड है और चाइल्ड क्लास में भी हम उसे प्रोटेक्टेड रख रहे हैं या पब्लिक रख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा तो सकते हो पर घटा नहीं सकते। जैसे कि मान लो पेरेंट में उसकी एक्सेसिबिलिटी अगर होती डिफ़ॉल्ट, तो अगर आप चाइल्ड में रख सकते थे उसको क्या क्या, डिफ़ॉल्ट तो रख ही सकते थे, प्रोटेक्टेड भी रख सकते थे और पब्लिक भी रख सकते थे। क्लियर है? मतलब आप जो उसकी पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ा तो सकते हो पर उस एक्सेसिबिलिटी को घटा नहीं सकते। मान लो वहाँ प्राइवेट होती, पेरेंट क्लास में अगर प्राइवेट होती तो ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज पब्लिक भी कर लो, डिफ़ॉल्ट भी कर लो, है ना, बढ़ा तो सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी बाहर ही नहीं जा पा रही, कैसे करेगा? ये आज पहली बार थोड़ी बताया है। तो ये भी सही है आपका, अरे इसको क्रॉस लगा देंगे, लेकिन लिखा तो नीचे नॉट पॉसिबल है, तब तो सही है ना, और क्या। अब तुम नॉट पॉसिबल भी लिखवा दो और क्रॉस भी करवा दो, ये तो सही नहीं है। लेकिन ये सारे जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ एक एक बार करके देखोगे तभी आएगा ये, नहीं तो अगले दिन भूल जाओगे आप। और मुझसे चाहते हो करवाना तो भैया देखो टाइम आप ही का वेस्ट होगा, क्योंकि ये सारे मैंने कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, आपको सिर्फ टाइप कर करके देखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक बार 1 2 3 4 करने में समझना, एक में भी अगर 2-3 मिनट लग रहा है तो 4 दिया 12 मिनट आपके तो वैसे ही चले जाएंगे, ठीक। चलें आगे बढ़े। एक होता है, मैंने एक्सेप्शन कराया आपको, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक और कॉन्सेप्ट खुल के आ गया देखो सामने, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसको यहीं तक रखते हैं,
कल मुझे याद दिलाना, सबसे पहले आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कराना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन से संबंधित चीज़ें भी बताऊँगा मैं। जब कभी भी हम ओवर राइडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर थ्रो करना सर ने तो बताया ही होगा। जो हम थ्रो करते हैं ना, जिस तरह की एक्सेप्शन को हम पेरेंट क्लास में थ्रो कर रहे हैं, या तो चाइल्ड क्लास भी सेम उसी तरह की एक्सेप्शन को थ्रो करे, या फिर उस एक्सेप्शन की, चलो जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करा रहा हूँ कल इसको कराऊंगा, ठीक है, कल मुझे याद दिला देना।